तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने जाना था कि इन इंडिया में देयर आर 3 स्टाइल्स ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, नागरा, द्रविड़ और वेसारा। और नागरा स्टाइल ऑफ टेम्पल के जो इम्पोर्टेंट फीचर्स थे वो आपको बताया था। और उसके बाद हम लोग टॉपिक कवर कर रहे थे इवोल्यूशन या बिगनिंग, तो इवोल्यूशन एंड ग्रोथ ऑफ नागरा स्टाइल ऑफ टेम्पल्स। और इसमें अभी तक हम लोगों ने क्या क्या कवर किया है, तो अभी तक हम लोगों ने कवर किया है गुप्ता टेम्पल्स, और उसके बाद अर्ली मिडिवल एज में नागरा स्टाइल ऑफ टेम्पल्स फ्लरिश्ड इन कलिंगा रीजन। अभी और क्या जानना है? अभी जानना है थोड़ा अबाउट द नागरा स्टाइल ऑफ टेम्पल्स फ्लरिश्ड इन सेंट्रल इंडिया, मेनली इन खजुराहो एंड ग्वालियर, and then we will move towards the Gujarat and parts of Rajasthan. यस, तो कलश, शिखर, आमलक, ये सब के बारे में, गर्भगृह, ये सब के बारे में हम लोग समझ चुके हैं। पंचायतन स्टाइल ऑफ टेम्पल, इसके बारे में भी आपको मैं बता चुका हूँ कि क्या होता है पंचायतन शैली का मंदिर। सेंटर में एक टेम्पल होगा और उसके फिर इन 4 डिफरेंट डायरेक्शन वी हैव 4 सब्सिडरी टेम्पल्स। तो उसको हम लोग पंचायतन स्टाइल ऑफ टेम्पल्स कहते हैं या पंचायतन शैली के मंदिर, ये हम लोग समझ चुके हैं। शिखर के बारे में आपको कल मैं बताया था, बट उससे रिलेटेड इमेज मैं आपको नहीं दिखा पाया था। बेसिकली मैंने आपको बताया था कि 3 मेन शिखर होते हैं और जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर शिखर होता है वो क्या होता है? वो होता है आपका द लैटिना या रेखा प्रसाद। कैसा होता है? कर्वीलीनियर। तो ये बस नाम बताया था आपको। उसके बाद दूसरा शिखर जो होता है वो आपको बताया था फमसना शिखर। ये फमसना शिखर का उदाहरण है। और जो तीसरा शिखर का नाम बताया था वो था वल्लभी शिखर। वल्लभी, जो कि नीचे कैसा होगा? रेक्टेंगुलर होगा, और ऊपर जाएंगे तो इसका जो आकार है ये ढोलाकार होता जाता है या वॉल्टेड होता जाता है। तो ये 3 शिखर के प्रकार आपको मैंने बताया था। वैसे और भी शिखर के प्रकार होते हैं, बट नॉर्मली आप लोग के एग्जाम में उतना पूछने के चांसेस नहीं है। यदि क्वेश्चन पूछ सकता है तो वो है रेखा शिखर या रेखा देउल, उस पर आपको क्वेश्चन रह सकता है। और इसके बारे में हम लोगों ने बात कर लिया। जैसे एक और शिखर होता है भूमध्य शिखर। इस शिखर का जो विकास हुआ था, भूमध्य शिखर का, इसका विकास ही हुआ था पश्चिम मध्य प्रदेश और दक्षिण पूर्व राजस्थान में परमार राजाओं के समय। भूमध्य शिखर गुप्त मंदिर को हम लोगों ने समझ लिया था लास्ट क्लास में। वराह मंदिर आपको समझा चुका हूँ। सांची टेम्पल नंबर 17 आपको समझा चुका हूँ। ये सब आप लोग जान चुके हैं। देन नचना कुठार का पार्वती मंदिर, नचना कुठार का पार्वती मंदिर। और जो आपको याद रखना है कंपलसरी वो है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। ये सब हम लोग टॉपिक कवर कर चुके हैं। ये ईंटों से बना हुआ, ब्रिक्स का बना हुआ लक्ष्मण मंदिर है। 2 जगह मिला है, सिरपुर और भीतरगांव। उसके बाद उड़ीसा के मंदिरों के बारे में आपको मैंने बताया। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर का, पुरी का जगन्नाथ मंदिर, इसके बारे में हम लोगों ने कवर किया। और फिर ये है आपका ये वैसे ये फ्रंट वाला एरिया है, ये है आपका सूर्य मंदिर। कहाँ का? कोणार्क उड़ीसा का सूर्य मंदिर, यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल। इन सब के बारे में हम लोगों ने समझ लिया है, जान लिया है लास्ट क्लास में। अब नेक्स्ट हम लोग बात करने जा रहे हैं अबाउट द नागरा स्टाइल ऑफ टेम्पल्स फ्लरिश्ड इन सेंट्रल इंडिया। तो
नागर शैली, मध्य भारत के जो नागर शैली के मंदिर हैं इनका विकास। यस, नागरा टेम्पल्स ऑफ व्हाट? सेंट्रल इंडिया। मध्य भारत के जो नागर शैली के मंदिर हैं इनका विकास किन राजाओं के समय में हुआ? तो इनका विकास हुआ प्रतिहार या गुर्जर प्रतिहार राजाओं के समय। गुर्जर प्रतिहार और चंदेल शासक के अधीन सामंत थे जिनको हम लोग कहते हैं कच्छप घात। कच्छप घाता रूलर किसके सामंत थे, किसके फ्यूडल थे? तो प्रतिहार के और फिर बाद में चंदेल के। इसके बाद खजुराहो या जेजाग भुक्ति के चंदेल राजा, चंदेल शासक, और उसके बाद फिर मालवा के परमार। तो सामान्यतः मध्य भारत के नागर शैली के मंदिरों का विकास किन राजाओं के समय हुआ? तो ये पहला पॉइंट आपको क्लियर, गुर्जर प्रतिहार, कच्छप घात, हिंदी में भी लिख देता हूं, प्रतिहार शासक, कच्छप घात शासक। कच्छप घात किसके सामंत थे? बता चुका हूं आप लोग को, प्रतिहार और चंदेल राजाओं के सामंत थे। उसके बाद यहां चंदेल और मालवा के परमार। ये आप लोग को यहां तक समझ में आ गया। अब यहाँ के जो मध्य भारत के जो मंदिर हैं इनकी कुछ एक दो विशेषताएं आपको बता देता हूँ। खास करके खजुराहो के जो मंदिर हैं उनकी विशेषताएं आपको बताता हूँ। वैसे इसके अतिरिक्त भी और भी एक दो विशेषताएं जानेंगे। तो खजुराहो के जो मंदिर हैं वो फेमस है उरु श्रृंग के लिए। उरु श्रृंग, उरु श्रृंग, ये क्या होता है उरु श्रृंग? तो एक शिखर होता है और शिखर के एक मेन शिखर में कई सारे छोटे छोटे शिखर बने होते हैं। इनको इंग्लिश में हम लोग सब टावर्स कहते हैं, उरु श्रृंग को सब टावर्स, यानी इसका मीनिंग हुआ टावर्स विद इन मेन टावर। वॉइस लो आ रही है। वॉइस शायद प्रॉब्लम कर रहे हैं। ठीक है, यस, तो पहला आपको बताया कि सेंट्रल इंडिया, खास करके जो खजुराहो के मंदिर हैं वो क्यों फेमस है। तो फेमस होने के कई कारण हैं, उसमें से एक कारण आपको मैंने बताया कि एक मुख्य शिखर में कई सारे आपको छोटे छोटे शिखर देखने को मिलेंगे और इन शिखरों को हम लोग क्या कहते हैं? उरु श्रृंग। देखिए कैसा होता है उरु श्रृंग, जरा देखें हम लोग। यस, देखिए ये मेन शिखर है जिसको हम लोगों ने क्या बोला? टावर बोला। और इसके इसी मेन शिखर में, मुख्य शिखर में आपको छोटे छोटे और शिखर देखने को मिल रहे हैं। इन्हीं छोटे शिखरों को हम लोग कहते हैं उरु श्रृंग। यहां और क्लियर हो रहा होगा, ये देखिए यहां पर छोटे छोटे शिखर हैं, ये मेन शिखर है और यहां छोटे छोटे शिखर हैं, इनको क्या बोलेंगे? उरु श्रृंग कहेंगे। तो ये फर्स्ट पॉइंट
आपको मैंने बताया। सेकेंड पॉइंट क्या जानना है? सेकेंड पॉइंट जो है, खजुराहो के टेम्पल्स फेमस फॉर इट्स इरोटिक इमेज। इरोटिक इमेज यानी प्रणय कला से संबंधित मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। अब देखो, वैसे बता दूं कि इंडियन टेम्पल में आपको 4 तत्वों से, 4 एलिमेंट्स से रिलेटेड स्कल्पचर्स मिलेंगे। क्या क्या वो 4 एलिमेंट्स क्या है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अब ये धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष क्या होता है? तो हिंदुइज्म में इसे कहा जाता है 4 पुरुषार्थ, 4 पुरुषार्थ। धर्मा इज इक्वल टू ड्यूटी, अर्था इज इक्वल टू मेंटेनिंग लाइवलीहुड ऑफ योर फैमिली, कामा इज इक्वल टू मैरिज एंड ऑफस्प्रिंग, और मोक्ष इज इक्वल टू सैल्वेशन। तो मोक्ष, सैल्वेशन होता क्या है? सैल्वेशन में या मोक्ष में क्या संकल्पना है हिंदुइज्म में मोक्ष की? तो सामान्य सा अर्थ यही है कि पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति, फ्री फ्रॉम द साइकिल ऑफ रीबर्थ। हिंदुइज्म का, बुद्धिज्म का, जैनिज्म का जो अल्टीमेट गोल है वो क्या है? फ्री फ्रॉम द साइकिल ऑफ रीबर्थ, यानी पुनर्जन्म से, पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति या जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति, उसी को कहा गया है मोक्ष या सैल्वेशन। धर्म का अर्थ है ड्यूटी। तो अभी मैं पूरा डिटेल अभी बात नहीं कर रहा हूं अबाउट द पुरुषार्थ, बट थोड़ा सा आपको बताया कि हिंदुइज्म में देयर आर 4 पुरुषार्थ, और वो क्या 4 पुरुषार्थ है वो भी बताया। नाम जान गए, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इन सब को हम लोग अलग एक टॉपिक में कवर करेंगे, इसलिए मैं यहाँ डिटेल बात नहीं कर रहा हूँ। तो आप जब टेम्पल में जाएंगे तो इन द टेम्पल वॉल यू विल फाइंड इमेज रिलेटेड टू धर्मा, अर्था, in the temple wall you will find image or sculptures or carved sculptures related to धर्म, अर्थ, काम एंड मोक्ष। यानी आप मंदिर के दीवारों पर आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष से संबंधित मूर्तियां। इनफैक्ट आप यदि एंशिएंट और मिडिवल पीरियड में जाएं तो टेम्पल जो है, समझ लीजिए उस समय का मॉल है। मॉल कल्चर आप इसको टेम्पल से एसोसिएट कर सकते हैं। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ कि टेम्पल मॉल है? इनफैक्ट आप टेम्पल को मॉल से बढ़कर भी कह सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली आज के मॉल में आपको एंटरटेनमेंट मिलेगा, क्लियर, आपको बहुत सारी दुकानें मिलेंगी, बट आज के मॉल में आपको स्पिरिचुअलिज्म से रिलेटेड, रिलीजन से रिलेटेड चीज़ें कम मिलेंगी। लेकिन यदि आप एंशिएंट इंडिया या अर्ली मिडिवल इंडिया के टेम्पल में हैं तो आपको वहाँ पर क्या क्या मिलने वाला है? तो धर्म से संबंधित सारी चीज़ें मिल जाएंगी। यदि आप ज्योतिष विद्या में रुचि रखते हैं, आप अपना हाथ दिखाना चाहते हैं, तो भी आपको वहाँ पर पंडित या पुजारी मिल जाएंगे। इसके बाद आप यदि शॉपिंग करना चाहते हैं तो मंदिर के पास आपको शॉपिंग से रिलेटेड सारी चीजें मिल जाएंगी। क्लियर? आप डांस, ड्रामा, म्यूजिक में रुचि रखते हैं, इंटरेस्ट है आपका, तो आपको टेम्पल जाना होगा। वहाँ रेगुलरली डांस, ड्रामा या म्यूजिक ये सब ऑर्गेनाइज किए जाते थे। तो यानी टेम्पल जो है अर्बन सेंटर का, एंशिएंट पीरियड के बारे में बात कर रहा हूँ और अर्ली मिडिवल पीरियड या इवन मिडिवल पीरियड के बारे में बात कर रहा हूँ। टेम्पल क्या थे? तो टेम्पल वॉज द सेंटर पॉइंट ऑफ द अर्बन सेंटर। क्या हो रहा है? वॉइस प्रॉब्लम। अब देखिए, नाउ साउंड इज क्लियर। Now sound is clear.
यस, तो हम लोग बात कर रहे थे लो है। नाउ क्लियर? ओके। यस, तो दो पॉइंट्स आपको मैंने मेन बताया कि खजुराहो के टेम्पल की जो टू इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं वो आपको मैंने बताया, पुरुष रिंग और इरोटिक इमेज। तो ये दो पॉइंट आई होप ये क्लियर हो गया होगा आप लोग को। उसके बाद थर्ड एक और पॉइंट जो कि सेंट्रल इंडिया खास करके वेस्टर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश में वो डेवलप हो रहा है, और दैट इज भूमज या भूमिज, भूमिज टाइप ऑफ शिखर। भूमिज टाइप ऑफ शिखर या भूमिज प्रकार के शिखर की जो निर्माण की विधि है ये पश्चिमी मालवा या पश्चिमी मध्य प्रदेश और दक्षिण पूर्व राजस्थान में आरंभ हुआ था। तो यही दो तीन पॉइंट्स आपको जानने थे। अब हम लोग पहुंच रहे हैं सीधा किस पे, हम लोग पहुंच रहे हैं अब इंपॉर्टेंट टेम्पल्स पे। तो कि ये नॉर्मली आपके एग्जाम में टेम्पल्स को मैच करने के लिए ही आता है ज्यादातर। हम लोग तो यहाँ पर थोड़ा सा कंसेप्चुअल भी जान ले रहे हैं। तो सबसे पहले आपको मैं सबसे पहले मैं आपको बता दूं ग्वालियर के दो टेम्पल्स के बारे में। ग्वालियर के किले में आपको दो महत्वपूर्ण मंदिर देखने को मिलेंगे। एक है आपका तेली का मंदिर, तेली का मंदिर, ये है वो तेली का मंदिर। और इस मंदिर का निर्माण किन लोगों ने करवाया और किस राजा के समय में हुआ? तो इस मंदिर का निर्माण प्रतिहार शासक मिहिर भोज के समय हुआ था। क्लियर? प्रतिहार शासक मिहिर भोज के समय हुआ था। कब हुआ था? 9वीं सदी में, 9th सेंचुरी में हुआ था ये मिहिर भोज। जो लोग प्रतिहार राजवंश पढ़ चुके हैं उनको पता है कि प्रतिहार राजवंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था? मिहिर भोज। क्लियर ना? और उसी के समय इस मंदिर का निर्माण हुआ, और कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण किन लोगों ने करवाया? ऑयल ट्रेडर्स, यानी तेल का व्यापार करने वाले व्यापारियों के द्वारा इस मंदिर का निर्माण हुआ, इसलिए इसे कहा गया तेली का मंदिर। याद रखेंगे, यह उत्तर भारत का एकमात्र ऐसा मंदिर है जो किसके जैसा दिखता है? द्रविड़ मंदिर के जैसा दिखता है। द्रविड़, only temple in North India which looks like Dravidian temple। तो ये आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको बताया अबाउट द तेली का मंदिर। नाउ नेक्स्ट इज यस, ये जो है ये टेम्पल ग्वालियर में ही है, और इस टेम्पल को कहा जाता है सहस्त्र बाहु या सात बहु टेम्पल। इस मंदिर का निर्माण कच्छप घाट राजाओं के काल में हुआ था। कच्छप घाट ये विष्णु से समर्पित मंदिर है। और यदि हम लोग इससे पहले वाले मंदिर में आए, यानी तेली के मंदिर में आए, तो इस मंदिर का संबंध किससे है? तो एक संप्रदाय है हिंदू धर्म में, उसको हम लोग कहते हैं शाक्त
संप्रदाय, इंग्लिश में इसको शाक्तिज्म कहते हैं। क्या होता है भाई शाक्तिज्म? तो फीमेल वर्शिप, चार्म्स एंड स्पेल, जादू टोना। शाक्तिज्म वाले ये मानते हैं कि द सोर्स ऑफ एनर्जी इज व्हाट? फीमेल, कि इस ऊर्जा का केंद्र क्रिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? फीमेल। तो इसमें स्त्री देवियों की पूजा पर बल दिया जाता है, मदर गॉडेस के वर्शिप पर फोकस किया जाता है। तो यह भी हिंदू धर्म से संबंधित एक संप्रदाय है, एक पंथ है। तो ऐसा माना जाता है कि यह जो तेली का मंदिर है ये किस सेक्ट से जुड़ा हुआ है? शाक्त संप्रदाय या शाक्तिज्म से। एंड व्हाट अबाउट दिस यस, ये जो सास बहु या सहस्त्र बाहु टेम्पल है, ये किसको डेडिकेटेड है? किस गॉड को डेडिकेटेड है? तो आंसर है लॉर्ड विष्णु। किन राजाओं के समय इस मंदिर का निर्माण हुआ? तो आंसर है कच्छप घात शासक। तो चलिए, ग्वालियर के बारे में आपको मैंने बता दिया। अब हम लोग पहुंच रहे हैं आपका खजुराहो। खजुराहो मध्य प्रदेश के खजुराहो में चंदेल राजाओं ने जेजाग भुक्ति या बुंदेलखंड या खजुराहो के चंदेल राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण कराया गया। यहाँ के जो मंदिर हैं, कहाँ के मंदिर? खजुराहो के मंदिर। इनका संबंध किस पंथ और धर्म से है? तो हिंदुइज्म। हिंदुइज्म में भी 3 पंथ आप बोल सकते हैं, मान सकते हैं। वन इज वैष्णव या वैष्णविज्म, शैविज्म, और थर्ड वन इज द शाक्तिज्म। शाक्तिज्म तो वैष्णविज्म यानी वैष्णव पंथ, शैविज्म यानी शैव पंथ, और शाक्तिज्म यानी शाक्त पंथ से संबंधित यहाँ आपको मंदिर मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पर आपको जैनिज्म यानी जैन धर्म से संबंधित भी मंदिर मिलेंगे। किन के समय ये मंदिरों का निर्माण हुआ? आप लोग सबको पता चल गया। जेजाक भुक्ति या बुंदेलखंड के चंदेल शासक हैं, और कब शासन कर रहे हैं? आरंभिक मध्यकाल में शासन कर रहे हैं। चंदेल शासक पहले किसके सामंत थे? तो चंदेल शासक पहले थे प्रतिहारों के सामंत, और जब प्रतिहार शासकों की शक्ति कमजोर हो गई तो चंदेल शासक ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया। तो मैं फिर से बताऊं, यहाँ हिस्ट्री हम लोग नहीं कवर करने जा रहे हैं। ये मान के मैं चल रहा हूं कि आप लोग को पता है चंदेल राजवंश के संस्थापक नन्नुक थे या नहीं थे, विद्याधर चंदेल बोलकर कोई शासक हुआ था या नहीं हुआ था, है ना, हर्ष नाम का कोई शासक था या नहीं था, ये सब आपको मालूम होना चाहिए। हम लोग यहाँ बेसिकली आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में बात कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हिस्ट्री के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। तो यस, खजुराहो में किस धर्म और किस पंथ से संबंधित मंदिर है ये आपको पता चल गया। कुछ 2-4 प्रमुख मंदिरों के बारे में जानना होता है। वैसे यहाँ पर खजुराहो के मंदिरों को पश्चिमी क्षेत्र का मंदिर, पूर्वी क्षेत्र का मंदिर और दक्षिण क्षेत्र का मंदिर में बांटा गया है। कहा गया था कि 13वीं-14वीं सदी में यहाँ पर लगभग 85 मंदिरों के साक्ष्य मिले थे, लेकिन अभी वर्तमान में यहाँ पर केवल 25 मंदिरों के साक्ष्य मिले हैं। 13वीं-14वीं सदी में कितने मंदिरों के साक्ष्य की जानकारी मिलती है? 85 टेम्पल्स। कहाँ पर? खजुराहो में। क्लियर? और अभी जो है ये लगभग यहाँ पर 25 मंदिरों के साक्ष्य मिले हैं। और यहाँ ये आपका ये सारे टेम्पल्स का नाम लिखा हुआ है। विश्वनाथ टेम्पल, चित्रगुप्त टेम्पल, जगदम्बा टेम्पल, कंदरिया महादेव जो कि खजुराहो का सर्वश्रेष्ठ मंदिर है, मध्य भारत का सर्वश्रेष्ठ मंदिर है कंदरिया महादेव, लक्ष्मण मंदिर। उसके बाद यदि हम लोग इधर पूरब की ओर आए तो वामन मंदिर, जैन मंदिर, दुलादेव मंदिर, चतुर्भुज मंदिर, है ना, ये सब प्रमुख मंदिर हैं। ये है चित्रगुप्त मंदिर, खजुराहो का चित्रगुप्त मंदिर,
और ये वस्तुतः सूर्य मंदिर है। ये क्लियर डियर, सूर्य मंदिर। और ये मध्य भारत का सर्वश्रेष्ठ मंदिर है जिसे हम लोग कहते हैं कंदरिया महादेव। संभवतः विद्याधर चंदेल के द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराया गया और इसमें ऊंचे चबूतरे पर मंदिर का निर्माण कराया गया जिसे क्या कहा गया है, जगती। उसके बाद यहाँ वर्गाकार गर्भगृह है। उसके बाद फिर दूसरा आपका वक्राकार या कर्विलीनियर शिखर है। शिखर के ऊपर आमलक है, आमलक के ऊपर कलश है। फिर इस गर्भगृह के सामने कई मंडप हैं जिसमें से एक बड़ा मंडप को कहा गया महामंडप, उसके बाद फिर मंडप और उसके बाद फिर अर्ध मंडप। क्लियर। खजुराहो के मंदिर विश्व विरासत स्थल का हिस्सा है। 1986 के आसपास विश्व विरासत का दर्जा यूनेस्को द्वारा दिया गया था खजुराहो के मंदिरों को। ये खजुराहो में ही 64 योगिनी का मंदिर है। 64 योगिनी का मंदिर याद रखेंगे किस संप्रदाय से जुड़ा हुआ है, तो द टेम्पल्स ऑफ 64 योगिनी आर एसोसिएटेड विद शाक्तिज्म, शाक्त संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। क्लियर। हालांकि इस शाक्त संप्रदाय का संबंध शैव पंथ से भी है, लेकिन फिर भी जहां भी 64 योगिनी मंदिर आए और आपसे पूछा जाए कि इनका संबंध किस संप्रदाय से है, किस पंथ से है, तो आपको आंसर पता होना चाहिए, शाक्त संप्रदाय। और शाक्त संप्रदाय क्या है इसके बारे में भी मैंने अभी आपको बताया। हिंदू धर्म से संबंधित एक पंथ जो क्या मानता है कि स्त्री जो है वह सृष्टि के लिए उत्तरदायी है, क्रिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दे आर द सोर्स ऑफ एनर्जी। और इस पंथ वाले जादू टोना में भी विश्वास करते हैं। ये जो पंथ है शाक्त संप्रदाय, इस पर जनजातीय धर्म का भी प्रभाव है। मैं अभी हिंदू धर्म के बारे में नहीं बात करने जा रहा हूं, लेकिन हाँ, शाक्त संप्रदाय में हुआ क्या कि जब जनजातियों का समामेलन यानी इनका इनकॉर्पोरेशन स्टार्ट हुआ, किसमें, इनका इनकॉर्पोरेशन स्टार्ट हुआ हिंदुइज्म में। इस क्षेत्र में प्रीस्ट पहुंचे, ब्राह्मण पहुंचे और उन्होंने जनजातियों को हिंदू धर्म में दीक्षित करना शुरू किया। क्लियर, उनको कन्वर्ट करना शुरू किया। तो इसी कन्वर्जन में पुरोहितों यानी ब्राह्मणों ने क्या किया, जनजातियों की जो कुल देवी होती थी या जो प्रमुख देवी होती थी उनको हिंदू धर्म से जोड़ दिया। जैसे देवी मनसा वस्तुतः आदिम जनजातीय धर्म से जुड़ी हुई एक देवी है। तो देवी मनसा है कौन, गॉडेस मनसा। तो गॉडेस मनसा इज एसोसिएटेड विथ प्रिमिटिव ट्राइबल रिलीजन। क्लियर ना। लेकिन फिर इनको हिंदू धर्म में भी स्थान दिया गया। ऐसा क्यों किया जा रहा है? ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि जनजाति किस धर्म को स्वीकार करें, आंसर है हिंदुइज्म को या हिंदू धर्म को स्वीकार करें। तो जिस स्थान पर भी आपको 64 योगिनी मंदिर मिलेंगे, जैसे कहां प्रमुख रूप से 64 योगिनी मंदिर मिलते हैं, खजुराहो में मिलता है, भेड़ाघाट जबलपुर के पास में है, मुरैना में है, संभलपुर उड़ीसा में है। क्लियर ना। तो इन सभी जगहों पर और उड़ीसा के और कई स्थानों पर भी 64 योगिनी मंदिर मिले हैं। सामान्यतः 64 योगिनी मंदिर जहां पर भी मिलेगा आप जान के रखेंगे उसके आसपास जरूर जनजातीय तत्वों का संकेंद्रण होगा। उस एरिया में जरूर अच्छी खासी संख्या में जनजाति रहते होंगे। और 64 योगिनी मंदिर एक प्रकार से यह दर्शाता है कि जनजातियों को हिंदू धर्म में दीक्षित करने के लिए उनके देवी देवताओं को हिंदू धर्म में स्थान दिया गया था। क्लियर। तो 64 योगिनी मंदिर, सामान्यतः जो 64 योगिनी मंदिर होते हैं उसमें छत नहीं होती, वो खुले होते हैं। क्लियर ना। जैसे एक और अभी आपको 64 योगिनी मंदिर दिखाता हूं। ये है आपका 64 योगिनी मंदिर मुरैना का 64 योगिनी मंदिर। कहा जाता है कि जो भारत का नवनिर्मित, जो रिसेंटली बिल्ट पार्लियामेंट है, नवनिर्मित संसद है, वह इस मुरैना के 64 योगिनी मंदिर स्थापत्य कला से प्रभावित है। जो मुरैना का 64 योगिनी मंदिर है, इसका निर्माण कच्छप घात राजाओं के समय में हुआ था, 11वीं सदी में हुआ था।
यस, देखिए इसमें खुली छत होती है, यानी छत जो है पैक नहीं होगा, छत खुला हुआ रहता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हिपेथ्रल या हिपेथ्रल रूफ। यस, तो हम लोगों ने टॉपिक कवर कर लिया, टॉपिक कवर किया खजुराहो के मंदिर। अब ये सब नाम आप लोग को याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में मैच करने के लिए ये सब आ सकता है। तो अब यहां से आगे हम लोग बढ़ रहे हैं, किधर बढ़ रहे हैं, अब बढ़ रहे हैं गुजरात और राजस्थान। पहले आपको जरा मैं गुजरात और राजस्थान के मंदिरों की विशेषता बता दूं। गुजरात, राजस्थान किस शैली के मंदिर है गुजरात राजस्थान? आंसर है नागरा, नागर शैली के मंदिर है। दूसरा, किन राजाओं के शासनकाल में गुजरात और राजस्थान क्षेत्र के मंदिरों का निर्माण कराया गया? तो आंसर है प्रतिहार, प्रतिहार और गुजरात के चालुक्य या सोलंकी। चालुक्य, इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? सोलंकी। कहां के चालुक्य हैं? गुजरात के चालुक्य या सोलंकी, या फिर अनहिलवाड़ा। अनहिलवाड़ा इनका कैपिटल था। तो द नागरा स्टाइल ऑफ टेम्पल्स दैट फ्लरिश्ड इन द पार्ट्स ऑफ गुजरात एंड इन द पार्ट्स ऑफ Rajasthan were mainly patronized by whom? First by the Pratihara ruler and later by the Chalukya और सोलंकी ruler of गुजरात और अनहिलवाड़ा। ये दूसरा पॉइंट भी आप लोग को समझ में आ गया। तीसरा जो है, temples in this region are not massive, rather they are small in size. Small in साइज। क्यों बनाए जाते थे स्मॉल इन साइज? इसका पर्पस ये था कि इन्वेडर इन टेम्पल को दूर से नहीं देख पाए, क्योंकि यदि इन्वेडर यानी आक्रमणकारी इन टेम्पल्स को, मंदिरों को दूर से देखेंगे तो चांसेस क्या है, हाई प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो इस टेम्पल को प्लंडर कर लेंगे, वो इन मंदिरों को लूट लेंगे। इसलिए टेम्पल्स कैसे होते थे? छोटे होते थे। लेकिन उनका जो इंटीरियर है, देयर इंटीरियर इज हाईली डेकोरेटेड, यानी इनका जो अंदरूनी हिस्सा है वह काफी अलंकृत है। ये सब हम लोग इमेज के थ्रू देखेंगे, पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स बता दे रहा हूं। तो नागर शैली के मंदिर हैं, किन राजाओं ने इन मंदिर को संरक्षण दिया, बढ़ावा दिया, या किन राजाओं के समय गुजरात और राजस्थान के नागर शैली के मंदिरों का निर्माण हुआ, ये आपको पता चल गया। मंदिर विस्तृत नहीं है, बड़े नहीं है, छोटे आकार के हैं। क्यों छोटे आकार के हैं ये भी बताया, लेकिन इनका जो अंदरूनी हिस्सा है, जो इनका इंटीरियर है, वो कैसा है? अलंकृत है। इसके अलावा एक पॉइंट और जान लेना है, वह क्या है पॉइंट? प्रेजेंस ऑफ स्मॉल टैंक्स नियर द टेम्पल। वो भी कैसा? स्टेप टैंक भी बोल सकते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। स्मॉल स्टेप टैंक्स मतलब मंदिर के समीप आपको, कई सारे मंदिरों के समीप आपको क्या दिखेगा? सीढ़ीदार तालाब। स्टेप टैंक का मतलब ही होता है सीढ़ीदार तालाब आपको देखने को मिलेगा मंदिरों के समीप। तो ये आपको मैंने कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स बताया। अब जानना है टेम्पल्स के बारे में जानना है, तो इमेज देखते हुए हम लोग टेम्पल्स को समझेंगे। बट पहले आपको बता देता हूं, प्रतिहारा रूलर के टाइम के जो टेम्पल के एविडेंस मिले हैं वो कहां से मिले हैं? ओशिया। प्रतिहार राजाओं के समय मंदिर निर्माण का साक्ष्य कहां से मिला है? ओशिया से मिला है। ये कहां है भाई? ओशिया। तो ओशिया जो है ये जोधपुर के समीप है, यानी कहां है भाई? जोधपुर, राजस्थान।
कौन कौन सा मंदिर का एविडेंस मिला है? हरिहर टेम्पल, हरिहर मंदिर, क्लियर, सन टेम्पल, सूर्य मंदिर, सन टेम्पल, सचिया माता टेम्पल, सचिया माता टेम्पल, ये सारे जो टेम्पल्स के एविडेंस कहां से? ओशिया नियर जोधपुर राजस्थान, एंड दीज टेम्पल्स वर बिल्ट इन द रेन ऑफ प्रतिहारा रूलर्स। ये आपको मालूम चल गया। अब देखें जरा चालुक्य रूलर्स। चालुक्य रूलर्स के टाइम में क्या बन रहा है भाई? चालुक्य रूलर्स कौन से? चालुक्य रूलर ऑफ वातापी नहीं, चालुक्य रूलर ऑफ कल्याणी नहीं, क्लियर, चालुक्य रूलर ऑफ वेंगी नहीं, तो कौन सा चालुक्य? तो चालुक्य ऑफ गुजरात या चालुक्य ऑफ अनहिलवाड़ा, और इन्हीं चालुक्य का दूसरा नाम है सोलंकी। तो कहां के चालुक्य? गुजरात के चालुक्य, या गुजरात के सोलंकी, या फिर अनहिलवाड़ा। अनहिलवाड़ा क्या है इनका? अनहिलवाड़ा इनका कैपिटल था, अनहिलवाड़ा, अनहिलवाड़ा कैपिटल है गुजरात में। तो यहां कौन कौन सा मंदिर बन रहा है? यहां पर मंदिर बन रहा है सोमनाथ का मंदिर। सोमनाथ कहा जाता है भारत का पहला ज्योतिर्लिंग। उसके बाद मोढेरा का सूर्य मंदिर। सूर्य मंदिर कहां है भाई? मोढेरा। मोढेरा किधर है? गुजरात में है। और उसके बाद दिलवाड़ा, माउंट आबू, दिलवाड़ा माउंट आबू के जैन मंदिर, जैन मंदिर। इन्हीं को इमेज में देखना है और थोड़ा थोड़ा कुछ नॉलेज गेन करना है, और यहां से भी आपके प्रीलिम्स के क्वेश्चन आने के चांसेस है, खास करके ये वाले पे, दिलवाड़ा का जैन मंदिर क्या है। अभी हम लोग इमेज को देखेंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये देखिए हम लोग समझने जा रहे हैं दिलवाड़ा माउंट आबू के जैन मंदिर। दिलवाड़ा कहाँ है? माउंट आबू के पास में है। माउंट आबू कहाँ है? राजस्थान में है। और माउंट आबू किस माउंटेन का पार्ट है ये भी आप लोग को पता है, अरावली का हिस्सा है, तो दक्षिणी राजस्थान में है। और यहाँ पर चालुक्य राजाओं के मंत्रियों द्वारा, चालुक्य राजाओं द्वारा नहीं, the officers, the minister of the Chalukyan rulers of Gujarat, they built Jaina temples। तो किन लोगों ने बनाया? तो चालुक्य राजाओं के अधीन कार्यरत मंत्रियों ने इस मंदिरों का निर्माण करवाया। मंदिरों की विशेषताएं क्या है? तो the Jaina temples of Dilwara represents the earliest white marble made temples in India। यानी कि भारत के आरंभिक सफेद संगमरमर से निर्मित मंदिर कहाँ मिलते हैं? तो आंसर है दिलवाड़ा। ये एकदम याद रखिएगा कि भारत में आरंभिक सफेद संगमरमर, श्वेत संगमरमर, व्हाइट मार्बल का बना हुआ टेम्पल सबसे पहली बार कहां से मिल रहा है? तो आंसर है दिलवाड़ा। अब यहाँ पर कई मंदिर हैं, विमल वसाही मंदिर, वास्तुपाल, तेजपाल मंदिर, बट नॉर्मली आपको वो सब नहीं याद रखना होता है। हाँ, याद रखना चाहें तो आप रख सकते हैं। विमल वसाही मंदिर किसने बनाया? तो चालुक्यन ऑफिसर हैं, चालुक्य मिनिस्टर है, चालुक्य का मंत्री है, और चालुक्य राजा है भीम प्रथम, उसी का मंत्री है विमल देव। उसी ने यहाँ पर एक मंदिर बनाया और उसी के नाम पर यह मंदिर फेमस हो गया, और उसे क्या कहते हैं? विमल वसाही मंदिर। बट नॉर्मली मंदिर का नाम कम पूछता है आपके एग्जाम में, पूछता है कि हाँ भाई दिलवाड़ा के मंदिरों का संबंध किस धर्म से है? तो किस धर्म से हो गया? जैन धर्म से। तो यहाँ पर आपको पार्श्वनाथ का मंदिर, यहाँ आपको महावीर स्वामी का मंदिर, यहाँ आपको आदिनाथ का मंदिर, क्लियर, ये सारे मंदिर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो देखिए ये किसका बना हुआ है? दिख भी रहा है, व्हाइट मार्बल का। अभी आपको मैंने बताया था कि जो इंटीरियर है टेम्पल का वो क्या है? हाईली डेकोरेटेड है। टेम्पल छोटे हैं लेकिन देयर इंटीरियर पार्ट इज व्हाट? हाईली डेकोरेटेड। देखिए इसका इंटीरियर आपको दिख रहा है कि इंटीरियर कितना डेकोरेटेड है, पिलर्स डेकोरेटेड है, सीलिंग्स डेकोरेटेड है,
यानी स्तंभ बोलिए, इसकी छत बोलिए, यह अलंकृत है। यहां और क्लियर दिख रहा होगा, स्तंभ है और ये छत है, स्तंभ का ऊपरी हिस्सा है, ये सारे के सारे अलंकृत है। तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर कंपलसरी याद रखना है, भूलना ही नहीं है। इसके बाद ये जो मंदिर है ये दिख रहा है मोढेरा का सूर्य मंदिर। मोढेरा कहाँ है? गुजरात में है। क्लियर ना? कहा भी जाता है कि महात्मा गांधी की जो पूर्वज थे वह कौन बनिया थे? मोद बनिया। बिकॉज वो कहां से आए हुए थे? तो आए हुए थे आपके मोढेरा से। तो सूर्य मंदिर है, सन टेम्पल है, कहां पर है? ये मोढेरा में है। तो हु बिल्ड दिस टेम्पल? तो आंसर है भीम देवा फर्स्ट। क्लियर ना? 11th सेंचुरी में भीम प्रथम ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था, भीम प्रथम। और यह है सूर्य मंदिर। देखिए इस मंदिर के सामने आपको मैंने क्या बताया था? सीढ़ीदार तालाब है। ये सीढ़ीदार तालाब दिख रहा है आपको इस मंदिर के सामने। यस, और भी एक मंदिर देखते हैं। और ये कौन सा मंदिर है भाई? ये है, कहा जाता है इसे भारत का पहला ज्योतिर्लिंग, फर्स्ट ज्योतिर्लिंग। ये है सोमनाथ का मंदिर, शिव मंदिर है, प्रभास पाटन यानी इस एरिया में यहां पर है क्या भाई? इसी जगह पर है आपका सोमनाथ का मंदिर। अब इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया ये तो आपको बोला नहीं जा सकता है, लेकिन हाँ इस मंदिर का पुनर्निर्माण किसने करवाया, इस मंदिर को किसने लूटा, इस पर आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो 1025 ईस्वी में 1025 तो 1025 ईस्वी में 1025 एडी में इस मंदिर को लूटा किसने? महमूद ऑफ गजनी ने, महमूद गजनवी ने इस मंदिर को लूट लिया। क्लियर? मंदिर को ध्वस्त किया। फिर इस मंदिर का पुनर्निर्माण कौन करवाया? हु रिकंस्ट्रक्टेड दिस टेम्पल? तो आंसर है भीम देव प्रथम ने। कौन है भीम देव प्रथम? तो गुजरात का ये चालुक्य या सोलंकी शासक है। बाद में भी चलकर इस मंदिर को कई बार लूटा गया और कई बार इस मंदिर को बनाया गया। आधुनिक काल में महात्मा गांधी के कहने पर सरदार पटेल या वल्लभ भाई पटेल ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया, लेकिन पूर्ण होने के पहले ही उनकी मृत्यु हो जाती है। अंततः फिर इस मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कौन करते हैं? तो आंसर है राजेंद्र प्रसाद। इज इट क्लियर? सब लोग को समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा पॉइंट लिख पा रहे होंगे आप लोग। बताइए, समझते हुए थोड़ा थोड़ा लिखना है। यस, तो अब और भी दो चार टेम्पल का नाम जान लेते हैं, और नाम जान लेंगे, उनका लोकेशन जान लेंगे, और हमारा नागरा स्टाइल ऑफ टेम्पल टॉपिक ओवर हो जाएगा। ये टेम्पल है ये कश्मीर में श्रीनगर के पास एक जिला है अनंतनाग, वहीं पर ये मंदिर है। इस मंदिर को कहते हैं मार्तंड मंदिर। भारत के आरंभिक सूर्य मंदिरों में से एक है मार्तंड मंदिर, और इस मंदिर का निर्माण 8वीं सदी ईस्वी में
कश्मीर का नेपोलियन कहा जाने वाला शासक ने करवाया था? तो मैं आप लोगों से अब क्वेश्चन पूछता हूं, जिन लोगों ने हिस्ट्री पढ़ के रखा हुआ है वो मुझे बताइए कि किसे कहा गया है द नेपोलियन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? नेपोलियन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर किसे बोला गया है? यस, लिटिल कृष्णा। ललितादित्य मुक्तापिड़। तो उसी ललितादित्य मुक्तापिड़ जो कि किस राजवंश का है? तो ललितादित्य मुक्तापिड़ जो कि कारकोट राजवंश का है। कारकोट, इंग्लिश में कारकोटा, एक तरह का यह सरपेंट डायनेस्टी है। वैसे अदरवाइज जो मोस्ट ऑफ द राजपूत रूलर्स हैं वो अपने आप को कहते हैं कि मैं चंद्रवंशी हूं, सूर्यवंशी हूं, लेकिन कश्मीर का यह जो राजवंश है, कौन सा राजवंश? कारकोट राजवंश। इसने अपना संबंध सर्प से, स्नेक से जोड़ा है। कारकोट इज इनफैक्ट, अच्छा आप जोरावर सिंह पे पहुंच गए। हाँ, उसे भी कहा जाता है वैसे कश्मीर का नेपोलियन, जोरावर सिंह को भी, लेकिन वो बाद का है, अभी का नहीं है। वो रंजीत सिंह के आसपास के समय में है जोरावर सिंह, बट अभी जो है वो है ललितादित्य मुक्तापिड़। किस राजवंश से है? कारकोट राजवंश। और 8वीं सदी में इसी ने कश्मीर में कौन सा मंदिर बनाया? मार्तंड मंदिर। मार्तंड सूर्य का मंदिर है, 8वीं सदी में बनाया। लेकिन बाद में चलकर कश्मीर का एक मुस्लिम शासक था सिकंदर शाह, उसने इस टेम्पल को डिमोलिश कर दिया था। यस, तो ये आपको बताया किसके बारे में? कश्मीर का मार्तंड मंदिर किसने बनाया? ललितादित्य मुक्तापिड़। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अब और देखें, और आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये है आपका गुवाहाटी, गुवाहाटी का कामाख्या मंदिर। और यह भी किस पंथ से जुड़ा हुआ है? तो यह भी शाक्त संप्रदाय से जुड़ा हुआ है। शाक्त संप्रदाय है ना। कहाँ का? गुवाहाटी का कामाख्या मंदिर। कई राजाओं के समय इस मंदिर का निर्माण हुआ, इसलिए हम लोग इसके बारे में बात नहीं करने जा रहे हैं। और ये है कलकत्ता का दक्षिणेश्वर काली मंदिर। दक्षिणेश्वर काली मंदिर। इस मंदिर के महत्वपूर्ण, हालांकि इस मंदिर का निर्माण 19वीं सदी में हुआ है। इस मंदिर से संबंधित एक व्यक्ति है जो कि विवेकानंद के गुरु थे, और उनका नाम था रामकृष्ण परमहंस या गदाधर चट्टोपाध्याय। तो वह इस मंदिर के मुख्य पुजारी थे। कहाँ है भाई ये मंदिर? कलकत्ता। क्लियर? कौन सा मंदिर? मंदिर का नाम है दक्षिणेश्वर काली मंदिर। इसके बाद आइए, ये है आपका हिमाचल प्रदेश कांगड़ा, ज्वाला देवी का मंदिर। भारत के 51 जो शक्तिपीठ हैं उसमें से एक शक्तिपीठ ज्वालामुखी मंदिर या ज्वाला देवी के मंदिर को माना जाता है। तो कहां पर है ज्वाला देवी का मंदिर? उत्तर है कांगड़ा। इस मंदिर को लूटने का प्रयास किसने किया था? तो इस मंदिर को लूटा था फिरोज शाह तुगलक ने। क्लियर? तो हम लोगों ने टॉपिक कवर कर लिया नागर शैली के मंदिर। अब जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज द्रविडियन टेम्पल्स, द्रविड़ शैली के मंदिर। देखो, नागर शैली के मंदिर में आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आ सकता है A to Z हम लोगों ने कवर कर लिया है। A to Z टॉपिक कवर कर लिया।
तो वैसे ही हम लोग कवर करेंगे A to Z, सारा थॉरली कवर करेंगे, कुछ भी छोड़ना नहीं है। आपको बताया था प्रीलिम्स निकालने का बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, कवर योर सिलेबस। कोई भी सिलेबस का पार्ट आप छोड़ के नहीं जाएंगे, भले उससे 2 या 3 क्वेश्चंस आ रहे हैं, लेकिन आप जरूर कवर करके जाइए। एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मतलब केवल MPPSC वाला ही नहीं है, नॉर्थ इंडिया में और भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम होते हैं। राजस्थान है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है। इनफैक्ट जो यदि आप क्वेश्चन देख रहे होंगे, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के PSC के जो क्वेश्चन देख रहे होंगे, हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जब आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तो प्रीवियस ईयर जब मैं क्वेश्चन बोलता हूँ, क्वेश्चन पेपर बोलता हूँ, तो इसका मतलब केवल MPPSC ही नहीं है, बल्कि ये सारे स्टेट्स के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने चाहिए। और यदि कुछ भी आपको नया मिल रहा है एंड इफ यू आर नॉट गेटिंग इट प्रॉपरली, तो आप सिंपली अपने टीचर से वो क्वेश्चन रेज कीजिए। आप मेरे से भी रेज कर सकते हैं आप। और दूसरा, कुछ भी नया मिल रहा है तो आप अपने नोटबुक में ऐड करते जाइए। तो दीज आर वेरी सिंपल फॉर्मूलाज। तो यस, नाउ टॉपिक कवर कर रहे हैं। क्या टॉपिक कवर करने जा रहे हैं? द्रविडियन टेम्पल्स, यानी द्रविड़ शैली के मंदिर या द्रविड़ मंदिर, ये हमारा टॉपिक है। पहला पॉइंट जानना है कि भाई द्रविड़ शैली के मंदिरों का विकास कहाँ हुआ। तो द्रविड़ शैली के जो मंदिर हैं, दे फ्लरिश्ड वेयर? दे फ्लरिश्ड इन विच रीजन? इन सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। जान गए द्रविड़ शैली के मंदिरों का विकास कहाँ हुआ। उसके बाद किन राजाओं के समय में हुआ? तो पल्लवा, कांचीपुरम के पल्लव, चोला, पांड्या और विजयनगर। पल्लव, चोल, पांड्य और विजयनगर के राजाओं के शासनकाल में, क्लियर ना? पल्लव, चोल, पांड्य और विजयनगर के राजाओं के शासनकाल में द्रविड़ शैली के मंदिरों का निर्माण हुआ। तो ये दूसरा पॉइंट जान गए। अब समझते हैं कि द्रविड़ शैली के मंदिर होते कैसे थे, क्या क्या इनका इंपॉर्टेंट फीचर्स है। तो द्रविड़ शैली के जो मंदिर का जो नॉर्मली प्लान होता था या लेआउट होता था, वो कैसा था? हेक्सागोनल या ऑक्टागोनल। हेक्सागोनल या ऑक्टागोनल। नॉर्मली जो द्रविड़ टेम्पल्स है, नॉट बिल्ट ऑन अ रेज प्लेटफॉर्म, लाइक जैसा आपने देखा होगा कि नागर शैली के मंदिर रेज्ड प्लेटफॉर्म पर बने होते हैं, ऊंचे चबूतरे पर, बट ऐसा केस आपको यहां नहीं मिलने जा रहा है। तो नॉर्मली द्रविडियन टेम्पल्स आर नॉट बिल्ट ऑन अ रेज्ड प्लेटफॉर्म। फिर यहां पर क्या है भाई? यहां पर भी आपको गर्भगृह मिलेगा। गर्भगृह तो रहना जरूरी है, जी मीन्स गर्भगृह। उसके बाद गर्भगृह के जो ऊपर का हिस्सा होता है, जिसको हम लोग नॉर्थ इंडिया में या द्रविडियन टेम्पल्स में क्या बोलते हैं, उसे हम लोग कहते हैं शिखर। यहां पर क्या बोला जाएगा? विमान। और ये विमान कैसा होगा डियर? ये जो विमान होगा ये होगा पिरामिड शेप में होगा। देखिए पिरामिड शेप में, तो ये क्या कहलाया? विमाना। कैसा है? पिरामिडल शेप, पिरामिडल शेप, पिरामिड जैसा। तो दक्षिण भारत के शिखर को किस नाम से जानते हैं हम लोग? दक्षिण भारत के शिखर को कहा जाता है विमान। और ये कैसा है? पिरामिड नुमा। फिर शिखर के टॉप में एक डोम शेप स्ट्रक्चर दिखता है हम लोगों को। डोम शेप स्ट्रक्चर, वो स्टोन का स्ट्रक्चर हो सकता है। तो एक गुंबदाकार संरचना दिखेगी। कहां पर? एट द टॉप ऑफ द विमाना। तो इस गुंबदाकार संरचना को कहा जाता है स्तूपिका।
स्तूपिका कहा जाता है। फिर गर्भगृह के सामने पिलर बेस्ड क्या होगा, मंडपम। इसका क्या यूज है आप लोग को पता ही है, मंडपम प्रेयर हॉल होता है। गर्भगृह वॉर्म हाउस होता है ना। गर्भगृह को आपको मैंने बताया था क्या क्या कंसेप्ट है, उसको जोड़ा जाता है। गर्भगृह को पहला नंबर कहा जाता है द रेस्टिंग प्लेस या बेडरूम ऑफ द डेटी, देवता का निवास स्थान कहा जाता है। रेस्टिंग प्लेस या फिर उसका बेडरूम कहा जाता है। कुछ लोगों के अनुसार ये जो गर्भगृह है ये कैसा होता है, गर्भगृह में ज्यादा लाइट नहीं आता है, अंधेरा होता है क्योंकि इसको क्रिएशन से जोड़ा गया है। और क्रिएशन कहाँ होता है, वॉम्ब में, यानी कहाँ होता है, गर्भ में होता है। तो ये वॉम्ब चैम्बर है, ये गर्भगृह क्या है भाई, वॉम्ब चैम्बर। और गर्भ में आपको ज्यादा लाइट तो आता ही नहीं है। और हिंदू मंदिर का यदि आप गर्भगृह देखेंगे तो वो बहुत बड़ा नहीं होता है। क्यों नहीं बड़ा होता है, क्योंकि उसको क्रिएशन से जोड़ा गया है, वॉम्ब चैम्बर से, है ना, गर्भगृह से जोड़ा गया है। तो गर्भ वैसे भी बहुत बड़ा नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर कौन सा क्रिएशन, किस क्रिएशन से जोड़ा जा रहा है, तो आंसर है यूनिवर्स। बिकॉज हु इज द क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स, आंसर इज द गॉड। तो क्यों इसे गर्भगृह कहते हैं, इसका मैंने आपको लॉजिकल आइडिया दिया जो हिंदू धर्म इंटरप्रेट करता है। बट फिर से आपको बताएं ये सब आपके प्रीलिम्स के लिए नहीं है। प्रीलिम्स में कैसा क्वेश्चन आएगा, ये मंदिर कहाँ है, ये विश्व विरासत स्थल है या नहीं है, यही सब नॉर्मली आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इस मंदिर को किसने बनाया, कौन सा निर्माण सामग्री है, इन्हीं सब चीजों से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। गर्भगृह का क्या संबंध है, किससे संबंध है, क्या इसका संबंध इस यूनिवर्स के क्रिएशन से है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से है, ये सब पूछे जाते हैं, आंसर है नहीं। इसके एलिमेंट से पूछा जाता है कि दक्षिण भारत में जो दक्षिण भारत के मंदिर हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, द्रविड़ कहते हैं, द्रविड़ शैली कहते हैं। फिर इसका जो शिखर है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो शिखर को विमान कहते हैं। विमान कैसा होता है, पिरामिड नुमा होता है। क्लियर। अब ये जो पूरा का पूरा टेम्पल कॉम्प्लेक्स है डियर, पूरा का पूरा जो मंदिर संकुल है, ये क्या होगा, ये एक वॉल से घिरा रहेगा, वॉल से। इस वॉल को क्या कहेंगे, इस वॉल को कहा जाता है प्रकारा, प्रकार। तो पूरा का पूरा जो मंदिर संकुल है, द होल टेम्पल कॉम्प्लेक्स इज सराउंडेड बाय अ वॉल नोन एज प्रकार। एंड द गेटवे ऑफ दिस टेम्पल कॉम्प्लेक्स, टेम्पल कॉम्प्लेक्स बता रहा हूं, मंदिर संकुल का प्रवेश द्वार बता रहा हूं। द गेटवे ऑफ द टेम्पल कॉम्प्लेक्स इज नोन एज गोपुरम। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, गोपुरम। गोपुरम किस क्षेत्र के मंदिरों की विशेषता है, गोपुरम इज द फीचर ऑफ विच स्टाइल ऑफ टेम्पल, आंसर इज द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल। और गोपुरम है क्या, तो गेटवे ऑफ द टेम्पल कॉम्प्लेक्स, मंदिर संकुल का प्रवेश द्वार। अब देखिए इसी मंदिर में, इसी मंदिर संकुल में आपको क्या मिल सकता है, आपको मिलेगा प्रीस्ट हाउस, आपको मिल सकता है स्मॉल मार्केट, क्लियर ना, आपको यहाँ पर टैंक भी मिल सकता है, छोटा सा तालाब भी मिल सकता है। तो नॉर्मली साउथ इंडिया के जो टेम्पल्स होते हैं वो नॉर्थ इंडियन टेम्पल से उनका साइज, उनका वर्टिकल साइज बोलिए और हॉरिजॉन्टल साइज बोलिए, दोनों ही बड़ा होता है। तो द्रविड़ शैली के मंदिर नागर शैली के मंदिरों की तुलना में अधिक विस्तृत होते हैं। अब इतना मैंने लंबा चौड़ा कहानी बताया, आपको याद क्या रखना है, आपको याद रखना है विमान कैसा होता है, पिरामिड नुमा होता है, शिखर को विमान कहते हैं। उसके बाद फिर गोपुरम क्या है, ये याद रखना है आपको। जो भी चीजें मैंने अभी आपको बताई, ये देखिए ये सब कुछ यहां आपको दिख जाएगा। ये है क्या, ये है एक प्रकार, देखिए यहां बीच में मंदिर है, इस जगह बीच में मंदिर है, और ये चारों ओर क्या है,
टेम्पल कॉम्प्लेक्स को एक वॉल ने घेर करके रखा हुआ, इसी को क्या बोला गया? प्रकार। बाद में चलकर आप देखेंगे कि एक प्रकार नहीं हो गया बल्कि कई प्रकार। जैसे कल आपको मैं दिखाऊंगा रंगनाथ स्वामी का मंदिर, उसमें कितने प्रकार थे? 7 प्रकार। प्रकारा क्या है? वॉल ऑफ द टेम्पल कॉम्प्लेक्स और द वॉल दैट सराउंड्स द टेम्पल कॉम्प्लेक्स। मंदिर संकुल को जो चारों ओर से घेर कर रखता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे ही कहते हैं प्रकार। तो ये प्रकार है। यहां पर सब कुछ उतना क्लियर नहीं दिख रहा, बट अभी आपको पूरा क्लियर और विजिबल हो जाएगा। ये देखिए, दिस इज द गोपुरम। गोपुरम मंदिर संकुल का प्रवेश द्वार है। और थोड़ा क्लियर देखते हैं हम लोग, और देखिए क्लियर दिख रहा है। ये है गोपुरम। देखिए यहां पर गोपुरम, ये बृहदेश्वर मंदिर का गोपुरम है। मंदिर संकुल का प्रवेश द्वार है, मंदिर नहीं आया है, मंदिर संकुल का प्रवेश द्वार है। क्लियर? है ना? यस। तो हम लोग ना, अब तो क्लियर हो गया होगा। यस, ये जो दिखाया मैंने, दिस वन, दिस इज कॉल्ड व्हाट? गोपुरम। ये कल आपको और क्लियर होगा जब मैं बात करूंगा बृहदेश्वर मंदिर के बारे में, कि देखिए ये बृहदेश्वर मंदिर है, द्रविड़ मंदिर का बेस्ट एग्जाम्पल। द्रविड़ शैली के मंदिर का जो क्लासिकल एग्जाम्पल है वो है बृहदेश्वर मंदिर, तंजौर में है। और उसका जो उस मंदिर संकुल का प्रवेश द्वार है जो हाईली डेकोरेटिव होता है, दैट इज कॉल्ड गोपुरम। क्लियर? तो क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपका ये द्रविडियन टेम्पल और वेसारा टेम्पल ओवर हो जाना चाहिए।